हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे धात्विक बंध के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत जिसका नाम है अणुकक्षक सिद्धांत या बैंड सिद्धांत के बारे में। तो देखिए विद्यार्थियों, बैंड सिद्धांत या अणुकक्षक सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। अणुकक्षक सिद्धांत के अंतर्गत जो परमाणु कक्षक होते हैं उनके परमाणु कक्षकों के मध्य, धातुओं के परमाणु कक्षकों के मध्य लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी जो परमाणु कक्षक हैं उनका रेखीय संयोजन होता है और रेखीय संयोजन के पश्चात अणु कक्षकों का निर्माण होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। जितनी संख्या में अणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं या रेखीय संयोजन में भाग लेते हैं, उतनी ही संख्या में अणु कक्षकों का निर्माण होता है। परमाणु कक्षकों का जो संयोजन है वो रेखीय तरीके से होता है। क्वांटम मैकेनिक्स की जो कैलकुलेशन है वो इस संयोजन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में न जाकर के और इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से या फिर यूं कहें हम इसको सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। जो लिथियम धातु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1, यानी 1s जो प्रथम सेल है वो कंप्लीट रूप से भरा हुआ है और जो 2s है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए, अगर दो लिथियम के परमाणु आपस में रेखीय संयोग करेंगे तो दो आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। देखिए, एक लिथियम परमाणु ये है, एक लिथियम परमाणु ये है। इस प्रकार से देखिए, इसका जो 1s ऑर्बिटल और इसका 1s ऑर्बिटल, ये लिथियम का दूसरा परमाणु है, ये लिथियम का पहला परमाणु है। इन दोनों में जो परमाणु कक्षक है उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम, ये जो कक्षक है इनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में रेखीय रूप से संयोजित होते हैं तो क्या बनाते हैं? आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। जो लो एनर्जी के आणविक कक्षक हैं उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और जो उच्च ऊर्जा का, जैसे इधर हमने ऊर्जा की नोट की है, जो उच्च ऊर्जा के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात इसमें देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दो परमाणुओं के बीच में लोकलाइज न होकर के, और जितने भी परमाणु कक्षक हैं या परमाणु कक्षकों के संयोजन से जो आणविक कक्षक निर्मित हो रहे हैं उन सभी आणविक कक्षकों में वो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड अवस्था में होते हैं, विस्थानीकृत अवस्था में होती है। डीलोकलाइज्ड या फिर हम इसको बोलते हैं विस्थानीकृत। विस्थानीकृत का मतलब क्या होता है? विस्थानीकृत का मतलब यह होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स किन्हीं एक या दो परमाणु से संबंधित न होकर के उस जो धात्विक क्रिस्टल है उसमें जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं के परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन द्वारा जो आणविक कक्षकों का निर्माण हुआ है उन सभी आणविक कक्षकों में वो अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये जो डीलोकलाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो जो संयोजकता बंध सिद्धांत की जो लोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट है उसके जस्ट विपरीत है। वहां पे क्या था? जिन दो धात्विक परमाणु के बीच में बंध बन रहा है, सहसंयोजक जो बंध बन रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों परमाणु के द्वारा ही आकर्षित होंगे, उन दोनों परमाणु के बीच में ही व्यवस्थित होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक या मल्टीसेंट्रिक।
मल्टी सेंट्रिक अप्रोच। मल्टी सेंट्रिक का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स पर किसी एक परमाणु के नाभिक का आकर्षण न होकर के उस धात्विक क्रिस्टल में जितने भी धात्विक परमाणु हैं उनके नाभिकों का आकर्षण प्रभाव लगेगा। इसको हम बोलते हैं मल्टी सेंट्रिक अप्रोच। ओके, तो जो अणुकक्षक सिद्धांत है उसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसमें जो बहुत सारी संख्या में धात्विक परमाणु हैं वो आप उनके जो परमाणुविक कक्षक हैं वो आपस में रेखीय रूप से संयोजित होते चले जाते हैं और अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। जितनी संख्या में परमाणुविक कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, जिसमें एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स भरते चले जाते हैं। देखिए अब इससे क्या होता है, जैसे सपोज करिए जो किसी धातु में n धात्विक परमाणु है, कितने धात्विक परमाणु हैं? n धात्विक परमाणु हैं। उनमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी? 2n होगी। यानी किसी धातु में अगर n धात्विक परमाणु हैं, एक जो कक्षक है या धात्विक कक्षक हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए n धात्विक कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2n इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर हम इसको इस तरीके से दिखाएं तो देखिए ये 1s है, धातु का जो 1s ऑर्बिटल है वो आपस में रेखीय रूप से संयोजित होकर के और इस प्रकार से भरे हुए कंडक्शन बैंड का निर्माण करते हैं, या सॉरी वैलेंस बैंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें ये है 2s है, तो 2s क्या होता है? 1s और 2s के बीच में जो एनर्जी गैप है वो अत्यधिक होता है। ठीक है, तो देखिए ये 2s है और ये क्या है? आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। ठीक है, तो ये क्या है? कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है। ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उसके बीच में जो एनर्जी गैप है उसको हम बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर हम धातुओं को कुचालक, सुचालक और अर्धचालक के रूप में विभाजित या वर्गीकृत कर सकते हैं। जिन धातुओं में जो कंडक्शन बैंड है और जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है तो वो कुचालक होती हैं। जिनमें जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है ओवरलैपिंग किया हुआ होता है या वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, वो चालक के रूप में व्यवहार करती हैं। और जिन धातुओं में जो बैंड गैप है या जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इंसुलेटर और जो कंडक्टर है उनके बीच का होता है, उनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है उसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार की धातुओं की भिन्न भिन्न प्रकार की जो चालकता है उसको हम समझा सकते हैं, क्योंकि जो चालकता है उसका मान सीधे सीधे ही जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसके मान पर निर्भर करता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होगा, चालकता कम होगी, फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होगा, चालकता ज्यादा होगी। ओके, अब चूंकि इसमें बहुत सारे धात्विक परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षक आपस में रेखीय रूप से संयोजित होकर के बहुत बड़ी संख्या में अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो वो अणु कक्षक इतने पास पास होते हैं, इतने समीप होते हैं कि उन अणु कक्षकों के द्वारा एक पट्टी का निर्माण होता है और वो अणु कक्षकों की पट्टी की वजह से ही ये जो सिद्धांत है उसका नाम बैंड सिद्धांत रखा गया है। और यहाँ पे बैंड का मतलब होता है पट्टी।
पट्टिका, पट्टी या पट्टिका। बात समझ में आई? ओके, तो देखिए ये जो अणुकक्षक सिद्धांत है इसका इस्तेमाल करते हुए हम धातुओं के लगभग समस्त गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैंड सिद्धांत है या फिर अणुकक्षक सिद्धांत है वो बहुत ही आधुनिक और एडवांस सिद्धांत है जो कि लगभग सभी धात्विक गुणों को समझा पाने में सफल रहा है। पहली बात देखिए हम क्या क्या इसकी मदद से हम क्या क्या समझा सकते हैं। एक है हम स्पेक्ट्रमी गुणधर्मों को समझा सकते हैं, स्पेक्ट्रमी गुणधर्मों को समझा सकते हैं। किसी भी पदार्थ का अगर हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना हो तो उसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। जब हम ऐसी स्थिति में उस पदार्थ पर एनर्जी या फिर फोटोन इम्पार्ट करते हैं तो पदार्थ में विभिन्न एनर्जी लेवल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स फोटोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उच्च ऊर्जा के जो ऊर्जा स्तर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और वहाँ से एनर्जी को रिलीज करके पुनः अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं, जिससे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। दूसरा देखिए चुंबकीय व्यवहार। चुंबकीय जो गुण धर्म है उनका सीधा सीधा तापक्रम के साथ में संबंध होता है। अगर पदार्थ का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पदार्थ की प्रकृति के आधार पर उसकी जो चालकता है वो परिवर्तित होती है। चालकता बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और अपरिवर्तित भी रह सकती है। तो अगर पदार्थ चालक प्रकृति का है या कंडक्टर टाइप का है तो ऐसे पदार्थ की अगर हम टेम्परेचर में बढ़ोतरी करते हैं तो उसकी चालकता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि कंडक्टर पदार्थ के बीच में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके बीच में जो कोलिजन्स हैं और टक्कर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है वो थर्मलीय रूप से उनकी एनर्जी का लॉस होता रहता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, चालकता घट जाती है। ठीक है, जो कुचालक पदार्थ है उनकी चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि चालक पदार्थों में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इतना अधिक ऊर्जा अंतराल होता है कि बढ़े हुए ताप के प्रभाव से भी वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। परिणाम स्वरूप वो कुचालक पदार्थ कुचालक ही बना रहता है। इसके अलावा जो अर्धचालक पदार्थ हैं उनकी जो चालकता है वो तापक्रम बढ़ने के साथ में बढ़ती है, क्योंकि उन अर्धचालक पदार्थों में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो फोर्बिडन एनर्जी गैप है वो चालक और कुचालक पदार्थों के मध्य का होता है। तो ऐसी स्थिति में जब ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना बढ़ता है, फलतः चालकता बढ़ती चली जाती है। तो देखिए जो अणुकक्षक सिद्धांत है इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने में सफल रहा है कि किस प्रकार से तापक्रम परिवर्तन से पदार्थों के जो चुंबकीय गुणधर्म है वो जो चालकता है, पदार्थों की जो चालकता है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है। ओके, इसके अलावा देखिए तीसरा जो इनका जो चमक है, धात्विक चमक है, उसको भी हम समझा सकते हैं। धात्विक चमक का सीधा संबंध है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो प्रकाश है उससे एनर्जी एब्जॉर्प्शन की जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन प्रकाश से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लो एनर्जी के बैंड से हाई एनर्जी के बैंड में ट्रांजिशन होता है और वापस अपने मूल अवस्था में लौटता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जो कि हमें चमक के रूप में नजर आती है। तो संक्षिप्त में हम ये कहें कि अणुकक्षक सिद्धांत या बैंड जो सिद्धांत है वो धात्विक जो गुण हैं उनकी पूर्ण रूप से व्याख्या करने में सफल रहा है, और यह बहुत ही आधुनिक और एडवांस सिद्धांत कहलाता है। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे।
नए टॉपिक के साथ में, और इसके साथ में ही आप सभी का धन्यवाद।